69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट आदेश का 30 चरण में महाविश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के इस सबसे विस्तृत और चरणबद्ध महाविश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं, बल्कि यह पिछले 6 सालों से लाखों अभ्यर्थियों की जिंदगी, मानसिक संघर्ष और सपनों का केंद्र बनी हुई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट विशेष अनुमति याचिका संख्या 21/27/3/2024 रवि कुमार सक्सेना एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। कोई कह रहा है कि 8,217 अभ्यर्थियों को तुरंत नौकरी मिल रही है, तो कोई कह रहा है कि 2020 से लड़ रहे याचियों का सफ़र खत्म हो गया है। आज इस वीडियो में हम किसी सतही बात पर भरोसा नहीं करेंगे। हम इस पूरे विवाद को अलग अलग चरणों में 30 स्टेप में विभाजित करके समझेंगे, ताकि आपको किसी और वीडियो देखने या भ्रमित होने की ज़रूरत ना पड़े। 69,000 शिक्षक भर्ती, ये जो सुप्रीम कोर्ट से 28 जुलाई 2026 को आदेश आया था, वो आदेश है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी है यहाँ पर। और यह ऐसा आदेश है जो 6 साल से लड़ रहे साथियों की ज़िंदगी बदल सकता था, लेकिन कुछ जयचंद की वजह से ऐसा लग रहा है कि सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसे मौके ज़िंदगी में कभी कभी मिलते हैं। जो इन्हें खो दिया, समझो वो सब कुछ खो दिया। अभी भी वक्त है, अभी भी सारे ख्वाब हकीकत में बदल सकते हैं। बाकी नेतृत्वकर्ता लोग जाने कि उन्हें नौकरी ही चाहिए या कुछ और। अब हम यहाँ चरणबद्ध तरीके से एक एक स्टेप को हम देखेंगे, जिसमें हम पहले चरण को देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के 2 पेज का आदेश का पूरा विवरण देखेंगे। क्या है आदेश, उसका मतलब क्या है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स को समझते हैं। पहला, कोर्ट ने 4 अगस्त 2026 की तारीख अगली सुनवाई के लिए तय की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खाली पदों पर समायोजन के लिए अपने तरीकों का एक प्रस्ताव हलफनामे में दिया है। कोर्ट ने 31 जुलाई 2026 तक सभी पक्षों को नोडल काउंसिल एडवोकेट मनदीप कालरा को अपने लिखित सुझाव भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि सहमति बनी तो संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग होगा, अन्यथा 4 अगस्त के बाद मामले को गुण दोष पर सुना जाएगा। दूसरा चरण, 69,000 भर्ती में मूल कानूनी समस्या, सीटों का कैप सीमा। विवाद का पहला बड़ा कारण भर्ती के विज्ञापित पदों की सीमा है। पहला, मूल विज्ञापन 69,000 पदों का था और कानून के अनुसार विज्ञापित सीटों से अधिक पदों पर सीधे नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। दूसरा पॉइंट है, वर्ष 2020 में 67,867 पदों पर चयन और पदस्थापना पूरी कर ली गई थी। तीसरा पॉइंट है, अब समस्या यह है कि अतिरिक्त पदों को बिना कानूनी मंजूरी के कैसे भरा जाए, क्योंकि पुरानी सीटें सब भर चुकी हैं। तीसरे चरण में हम देखेंगे आरक्षण और ओवरलैपिंग का पूरा तकनीकी विवाद। आरक्षित वर्ग ओबीसी, एससी, एसटी के अभ्यर्थियों की मूल आपत्ति क्या थी, इसको समझेंगे। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 के अनुसार उच्च अंक पाने वाले आरक्षित अभ्यर्थियों को अनारक्षित जनरल सीटों पर ओवरलैप कराया जाना चाहिए। चयन सूची बनाते समय विभागीय त्रुटि के कारण ऐसा नहीं हुआ, जिससे कम अंक वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी अंदर हो गए और अधिक अंक वाले आरक्षित अभ्यर्थी बाहर रह गए। इसी गलती के कारण 6800 की सूची जारी हुई थी, जिससे बाद में कोर्ट में चुनौती दी गई। अगले चरण में, चौथे चरण में देखेंगे हाई कोर्ट सिंगल बेंच और डबल बेंच 13 अगस्त 2024 को फैसला देता है। हाई कोर्ट के फैसलों ने इस केस की दिशा कैसे बदली, इसको देखेंगे। सिंगल बेंच ने विसंगतियों को स्वीकार करते हुए समीक्षा का आदेश दिया था। दूसरे पॉइंट पर आएंगे, देखेंगे 13 अगस्त 2024 को लखनऊ डबल बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूरी 69,000 चयन सूची को निरस्त कर दिया। डबल बेंच ने सरकार को 3 महीने के भीतर नए सिरे से आरक्षण का पालन करते हुए मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया, जिससे कार्य शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया। इस पूरी वीडियो को देखें, बीच में ना छोड़ें। इससे आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक, आज की स्थिति तक सब कुछ एकदम क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। कटऑफ का मूल विरोधाभास और अवैधता का प्रश्न। प्रारंभिक कटऑफ 66.52। भर्ती प्रक्रिया की मूल चयन सूची के तहत अनारक्षित यूआर वर्ग की कटऑफ 66.52 गुणांक तय की गई थी, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति देकर विद्यालयों में तैनात किया गया। संशोधित वास्तविक कटऑफ 69.46। आरक्षण के नियमों, विशेषकर आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों यानी एमआरसी के
ओवरलैपिंग नियमों के पुनर्मूल्यांकन के बाद सरकार ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि सामान्य वर्ग की वास्तविक कटाव 69.46 होनी चाहिए थी। विधि की स्थिति क्या है? नियमतः 66.52 से 69.46 गुणांक के बीच चयनित अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी शुद्ध रूप से अंतिम मेरिट से बाहर हैं और तकनीकी रूप से अवैध चयन की श्रेणी में आते हैं। इसके बावजूद प्रशासनिक भूल में अभ्यर्थियों का दोष न होने और लंबी सेवा अवधि का हवाला देकर सरकार उन्हें नौकरी में सुरक्षित रख रही है। 5वां चरण, सरकार का हलफनामा और 8270 की सूची का सच। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का वर्तमान रुख क्या है? सरकार हाईकोर्ट के उस आदेश को लागू करने से बचना चाहती है जिससे कार्यरत 67,867 शिक्षकों को निकालना पड़े। सरकार ने एक व्यवहारिक रास्ता निकालते हुए लगभग 8,270 अभ्यर्थियों का संभावित खाका प्रस्तुत किया है। सरकार का प्रस्ताव है कि सेवारत अध्यापकों को हटाए बिना प्रभावित आरक्षित अभ्यर्थियों को अतिरिक्त पदों पर समायोजित कर दिया जाए। छठे चरण में देखेंगे 2020 से संघर्षरत बाहर छूटे याचियों का दर्द। यह इस केस का सबसे संवेदनशील और बड़ा पहलू है। कई अभ्यर्थी 2020 से लगातार हाई कोर्ट के सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट में भारी भरकम फीस देकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अभ्यर्थी सुपर टेट परीक्षा उत्तीर्ण हैं, लेकिन सरकार की संभावित 8,270 की लिस्ट से कुछ पॉइंट या अंकों से बाहर हो रहे हैं। इनका सवाल है कि 6 साल तक कोर्ट की लड़ाई लड़ने के बाद अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो न्याय का क्या अर्थ रह जाएगा। 7वें चरण में देखेंगे लखनऊ बैठक की सच्चाई और अभ्यर्थियों के बीच का विभाजन। हाल ही में लखनऊ में हुई विभिन्न अभ्यर्थियों और लीगल टीमों की बैठक का विश्लेषण। लिस्ट वाले अभ्यर्थी चाहते हैं कि सरकार का प्रस्ताव बिना किसी बदलाव के स्वीकार हो जाए। दूसरा, बाहर छूटे याची चाहते हैं कि उनके अधिकारों और संघर्ष की रक्षा के लिए सूची का दायरा बढ़ाया जाए। तीसरा, यदि दोनों धड़ों के बीच सहमति नहीं बनती है तो कोर्ट के सामने असहमति का संदेश जाएगा, जिससे केस फिर से खिंच सकता है। 8वें चरण में देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 142 की जादुई शक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश अनुच्छेद 142 का उल्लेख क्यों किया? पहला, सामान्य अदालतों के पास नियमों से बाहर जाकर पद बढ़ाने या राहत देने का अधिकार नहीं होता। दूसरा, अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय देने का विशेष अधिकार देता है। तीसरा, यदि सभी पक्ष सहमत होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट 69,000 की सीमा की तकनीकी अड़चन को दरकिनार करके सभी प्रभावित अभ्यर्थियों के समायोजन का अंतिम आदेश पारित कर सकता है। 9वें चरण में देखेंगे यदि सहमति ना बनी तो क्या होगा। मेरिट हियरिंग सिनारियो क्या है? आदेश का पैरा 4 2 रास्ते दिखाता है। पहला, यदि 31 जुलाई 2026 तक नोडल काउंसिल के पास परस्पर विरोधी प्रतिवेदन जाते हैं तो कोर्ट समझ जाएगा कि सर्वमान्य हल संभव नहीं है। दूसरा, ऐसी स्थिति में 4 अगस्त के बाद सुप्रीम कोर्ट गुण दोष पर बहस शुरू करेगा। गुण दोष मीन्स मेरिट पर। तीसरा, मेरिट हियरिंग का जोखिम यह है कि कोर्ट नियमों का कठोरता से पालन कराएगा, जिसमें या तो कार्यरत शिक्षक बाहर होंगे या फिर कई अभ्यर्थी हमेशा के लिए प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। 10वें चरण में देखें सर्वमान्य समाधान, द अल्टीमेट मास्टर सेटलमेंट प्लान। विवाद को पूरी तरह खत्म करने का 3 स्तरीय व्यवहारिक ढांचा है। पहला कदम, 8,270 अभ्यर्थियों की सूची को पहली प्राथमिकता के रूप में सुरक्षित किया जाए। दूसरा कदम, 2020 से संघर्षरत सुपर टेट पास सक्रिय याचियों को कटऑफ में एक बार की विशेष छूट देकर याची लाभ दिया जाए। तीसरा कदम, सरकार बेसिक शिक्षा विभाग में खाली पड़े प्राथमिक पदों या अतिरिक्त स्वीकृत पदों का प्रयोग करके इन सभी का समायोजन करे और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत इस भर्ती को सदा के लिए समाप्त घोषित करे। चरण 11, ओवरलैपिंग का गणित और कटऑफ का असली कानूनी नियम। आरक्षण विवाद में ओवरलैपिंग को आसान भाषा में समझना बहुत ज़रूरी है। ओवरलैपिंग का सीधा अर्थ है कि यदि आरक्षित वर्ग ओबीसी, एससी, एसटी का कोई भी अभ्यर्थी अपनी मेहनत से अनारक्षित जनरल श्रेणी के कटऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक लाता है तो उसे अनारक्षित सीट मिलनी चाहिए। दूसरा, 69,000 भर्ती का चयन सूची बनाते समय अधिकारियों ने अनारक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को उन्हीं के वर्ग में सीमित कर दिया। तीसरा, इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि सामान्य श्रेणी का कटऑफ नीचे गिर गया और आरक्षित वर्ग का कटऑफ ऊपर चला गया, जिससे मेधावी अभ्यर्थी प्रक्रिया से बाहर हो गए। 12वें चरण में देखेंगे बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 की धारा 14 का पेच। इस पूरी कानूनी लड़ाई की नींव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 पर टिकी है। पहला, नियमावली की धारा 14 चयन प्रक्रिया और मेरिट लिस्ट
तैयार करने के नियम तय करती है। पहला, नियमावली की धारा 14 चयन प्रक्रिया और मेरिट लिस्ट तैयार करने के नियम तय करती है। दूसरा, कोर्ट में याचियों के वकीलों ने यह साबित किया कि चयन बोर्ड ने धारा 14 में दिए गए प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं किया। तीसरा पॉइंट है, जब तक सरकार इस नियमावली के तहत हुई मूल गलतियों को स्वीकार नहीं करती तब तक कानूनी पेच सुलझना असंभव था। 13वें चरण में देखेंगे 13,900 पदों का विवाद और 6800 की सूची की विफलता। वर्ष 2022 में सरकार ने इस विवाद को सुलझाने के लिए 6,800 अभ्यर्थियों की एक चयन सूची जारी की थी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का दावा था कि गड़बड़ी 13,900 से अधिक सीटों पर हुई, इसलिए 6800 की सूची अधूरी है। दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थी इस 6800 की सूची के खिलाफ कोर्ट में चले गए क्योंकि 69,000 से ऊपर अतिरिक्त सीटें बिना नए विज्ञापन के नहीं दी जा सकती थी। अंततः हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस 6800 की सूची को गैर कानूनी मानकर रद्द कर दिया। 14वां चरण में देखेंगे उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) का प्रभाव। कोर्ट में वकीलों द्वारा जिस सबसे बड़े कानून का हवाला दिया गया वह 1994 का आरक्षण कानून है। इस अधिनियम की धारा 3 स्पष्ट करती है कि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी यदि खुली प्रतियोगिता में अपनी मेरिट के आधार पर चुना जाता है तो उसे आरक्षित कोटे में नहीं गिना जाएगा। विभाग की तकनीकी त्रुटि यह थी कि उन्होंने सुपर टेट और एकेडमिक गुणांक को अलग अलग स्तर पर लागू करने में भ्रम पैदा किया। इसी कानूनी चूक के कारण आज मामला सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 142 के मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। 15वें चरण में देखेंगे सेवारत 67,867 शिक्षकों का मानवीय व कानूनी पक्ष। यह वीडियो लंबा जरूर है लेकिन इसमें सारे फैक्ट्स A to Z क्लियर हो रहे हैं। फिर आप खुद विचार करिए किसके साथ गलत हो रहा है, किसके साथ सही हो रहा है। चाहे वो 6800 वाले हों, चाहे 8200 समथिंग वाले हों, चाहे जो चयनित हैं या अचयनित हैं, सब के बारे में सही तथ्य फैक्ट है। सरकारी गलती है कि किसकी गलती है, सब देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो को पूरा देखें। इस पूरे विवाद के सबसे संवेदनशील पहलू वे शिक्षक हैं जो 2020 से नौकरी कर रहे हैं। इन शिक्षकों ने 4 से 5 साल तक स्कूलों में पढ़ाया है, वेतन लिया है और अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस नौकरी को दिया है। यदि हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश के तहत पूरी सूची नए सिरे से बनती है तो इनमें से लगभग 7,000 से 8,000 शिक्षक सीधे बाहर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझता है कि इतने बड़े पैमाने पर कार्यरत अध्यापकों को बर्खास्त करना एक बहुत बड़ा सामाजिक और प्रशासनिक संकट खड़ा कर देगा। 16वें चरण में देखेंगे नोडल काउंसिल एडवोकेट मनदीप कालरा की भूमिका। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एडवोकेट मनदीप कालरा को जो जिम्मेदारी दी है उसका क्या महत्व है। कोर्ट के पास हजारों याचियों की व्यक्तिगत फाइलें अलग अलग पढ़ने का समय नहीं है। नोडल काउंसिल का काम 31 जुलाई 2026 तक आने वाले सभी ईमेल और प्रतिवेदनों को इकट्ठा करना है। वे एक निष्पक्ष चार्ट बनाएंगे जिसमें लिखा होगा कि कितने प्रतिशत अभ्यर्थी सरकार के प्रस्ताव से सहमत हैं और बाहर छूटे याचियों की मुख्य मांग क्या है। 17वें चरण में देखेंगे याचिकाकर्ता संरक्षण, पिटीशनर रिलीफ का कानूनी इतिहास। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कई बार ऐसे फैसले आए हैं जहां कोर्ट ने केवल मुकदमेबाजी करने वाले याचियों को राहत दी है। कोर्ट का यह मानना रहा है कि जो अभ्यर्थी सोए नहीं हैं, जिन्होंने सालों तक कोर्ट में अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है और फीस दी है, उन्हें इक्विटी मिलनी चाहिए, इक्विटेबल रिलीफ मिलनी चाहिए। 69,000 भर्ती में जो भी याची कुछ पॉइंट से बाहर हैं वे सुप्रीम कोर्ट से इसी याची लाभ की उम्मीद कर रहे हैं। यदि लीगल टीम इस बात को 31 जुलाई तक नोडल काउंसिल के सामने मजबूती से रख पाती है तो याचियों के लिए रास्ता खुल सकता है। 18वें चरण में देखेंगे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग का प्रशासनिक पक्ष और बजट समस्या। अगर सरकार अतिरिक्त अभ्यर्थियों को समायोजित करती है तो उसके सामने प्रशासनिक अड़चनें क्या होंगी। पहली अड़चन है कि नए पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति, फाइनेंशियल अप्रूवल और बजट पास करना। दूसरी अड़चन है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों की उपलब्धता। हालांकि विभाग में हर साल हजारों शिक्षक सेवानिवृत्त हैं, इसलिए सरकार चाहे तो इन खाली पदों पर 142 के तहत समायोजन की अनुमति ले सकती है। 19वें चरण में देखेंगे सुपर टेट क्वालिफाइड बनाम नॉन याची अभ्यर्थियों का अंतर। इस भर्ती में अभ्यर्थियों की 3 मुख्य वर्ग बन चुके हैं। पहला वर्ग जो 8,270 की संभावित सूची में शामिल है। दूसरा वर्ग जो सुपर टेट पास है, 2020 से कोर्ट में याची है और कुछ पॉइंट से बाहर है। तीसरा वर्ग जो सुपर टेट पास तो हैं लेकिन वे कभी कोर्ट नहीं गए और शांत बैठे रहे।
कानूनी रूप से कोर्ट हमेशा उन्हीं को प्राथमिकता देता है जो समय पर कोर्ट के दरवाजे पर अपनी याचिका लेकर उपस्थित हुए हैं। चरण 20 में देखेंगे 31 जुलाई 2026 की ईमेल प्रक्रिया का सही तरीका। बाहर छूटे अभ्यर्थी और लीगल टीमों को 31 जुलाई से पहले अपना सुझाव कैसे भेजना चाहिए। पहला, ईमेल में स्पष्ट रूप से अपनी SLP संख्या, डायरी नंबर और याची का नाम दर्ज होना चाहिए। दूसरा, सुझाव में यह तर्क होना चाहिए कि सरकार द्वारा दी जा रही राहत में 2020 से लड़ रहे सक्रिय याचियों का समायोजन अनिवार्य रूप से किया जाए। तीसरा, सुझाव उग्र या विरोधी होने के बजाय सुधारात्मक व्यवहारिक होने चाहिए ताकि कोर्ट आसानी से स्वीकार कर सके। चरण 21 में देखेंगे अनुच्छेद 142 के तहत मिलने वाली पूर्ण न्याय शक्तियाँ। संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट देश के किसी भी कानून, नियम या विज्ञापित पदों की सीमा को दरकिनार करके पूर्ण न्याय कर सकता है। दूसरा, 69,000 भर्ती में सीटों की स्वीकृत सीमा को तोड़ने का अधिकार केवल और केवल अनुच्छेद 142 के पास ही है। इसलिए कोर्ट ने खुद अपने आदेश के पैरा 4 में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। चरण 22 में देखेंगे अगर मामला गुण दोष मेरिट्स पर गया तो क्या होगा। यदि 31 जुलाई तक सहमति नहीं बनती है तो 4 अगस्त के बाद कानूनी तस्वीर क्या होगी। पहला, कोर्ट दोनों पक्षों के वकीलों को रोजाना या नियमित आधार पर सुनेगा। दूसरा, इसमें हाई कोर्ट के 13 अगस्त 2024 के फैसले की समीक्षा होगी जिसमें पूरी मेरिट लिस्ट रद्द की गई थी। तीसरा, इसमें सबसे बड़ा जोखिम यह है कि कोर्ट नियमों का अक्षरशः पालन कराएगा जिससे वर्तमान में नौकरी कर रहे कई शिक्षक बाहर हो सकते हैं और बाहर छूटे अभ्यर्थियों को भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। चरण 23 में देखेंगे कट ऑफ पॉइंट्स और अंकों का सूक्ष्म गणित, मार्जिन ऑफ एरर। बाहर छूटे अधिकांश याचियों का मुख्य दर्द अंकों का सूक्ष्म अंतर है। पहला, कई अभ्यर्थी मात्र कुछ गुणांक से बाहर हो रहे हैं। चयन प्रक्रिया में उत्तर कुंजी के विवादित प्रश्नों और आरक्षण के गलत वितरण के कारण इतना सूक्ष्म अंतर आया है। यदि कोर्ट एक निश्चित मार्जिन ऑफ एरर को स्वीकार कर लेता है तो ये सभी संघर्षरत याची आसानी से चयन के दायरे में आ सकते हैं। चरण 24 में देखेंगे 69,000 भर्ती पर पिछले सुप्रीम कोर्ट फैसलों का प्रभाव। सुप्रीम कोर्ट में पहले भी 69,000 भर्ती से जुड़े कई मामले जैसे कट ऑफ 60% विवाद आ चुके हैं। कोर्ट ने हमेशा माना है कि भर्ती प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लिए खुला नहीं रखा जा सकता है। यही कारण है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट इस विवाद का एक अंतिम और अस्थायी समाधान निकालना चाहता है। कोर्ट का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को स्थिर करना और मुकदमेबाजी को समाप्त करना है। 25 चरण में हम देखेंगे 8,270 अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से कानूनी स्थिति। 8,270 की सूची में आए अभ्यर्थियों का अपना मजबूत कानूनी तर्क है। उनका कहना है कि सरकार ने आरक्षण की त्रुटि को सुधारने के बाद ही यह आंकड़ा तय किया है। वे मानते हैं कि संवैधानिक आरक्षण अधिकारों के तहत यह उनका मौलिक अधिकार है, इसलिए वे सरकार के प्रस्ताव को बिना किसी बदलाव के तुरंत लागू करने की मांग कर रहे हैं। 26वें चरण में देखेंगे 2020 से लड़ रहे याचियों की लीगल स्ट्रेटजी। बाहर छूटे याचियों को 4 अगस्त से पहले अपनी लीगल टीम के साथ मिलकर एक रणनीति बनानी चाहिए। उन्हें कोर्ट के सामने यह डेटा रखना होगा कि 2020 से कुल कितने सक्रिय याची मैदान में बचे हैं। उन्हें यह साबित करना होगा कि उनका गुणांक मूल विसंगतियों के कारण प्रभावित हुआ था। उन्हें सरकार के प्रस्ताव का पूर्ण विरोध करने के बजाय प्रस्ताव के विस्तार की मांग करनी चाहिए। चरण 27 4 अगस्त 2026 की सुनवाई का संभावित सीन। 4 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 7 में क्या दृश्य हो सकता है। पहला, जज सबसे पहले नोडल काउंसिल एडवोकेट मनदीप कालरा से प्राप्त कंपाइल रिपोर्ट मांगेंगे। दूसरा, यदि रिपोर्ट में सभी पक्षों के बीच सहमति का ड्राफ्ट होगा तो उसी दिन अनुच्छेद 142 के तहत ऐतिहासिक आदेश जारी हो सकता है। तीसरा, यदि रिपोर्ट में विवाद और असहमति होगी तो कोर्ट बहस की अगली तारीखें तय करके विस्तृत सुनवाई शुरू कर देगा। चरण 28 बेसिक शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों की वास्तविक स्थिति। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में वर्तमान में रिक्त पदों का क्या आंकड़ा है। विभाग में हर साल हजारों शिक्षक पदोन्नत होते हैं या सेवानिवृत्त होते हैं। इसके अलावा पुरानी भर्तियों की कई सीटें आज भी खाली पड़ी हुई हैं। सरकार अगर चाहे तो इन खाली पड़े पदों का उपयोग 69,000 के विवादित याचियों को समायोजित करने के लिए कर सकती है। चरण 29 भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए मानसिक तनाव और उसका समाधान। 6 साल से लंबे संघर्ष ने अभ्यर्थियों के जीवन पर क्या प्रभाव डाला है। कई अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है और वे अन्य परीक्षाओं के योग्य नहीं रहे। कई अभ्यर्थी गंभीर आर्थिक और मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। इस समय अभ्यर्थियों को आपस में लड़ने के बजाय धैर्य और कानूनी रणनीति के साथ इस अंतिम चरण का सामना करना होगा। चरण 30
अंतिम निष्कर्ष और आगे का मास्टर प्लान। इस पूरे 30 चरणीय विश्लेषण का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? पहला, 69,000 भर्ती का यह अंतिम अध्याय है। इसके बाद कोई और बेंच या कोर्ट नहीं बचा है। दूसरा, 31 जुलाई 2026 से पहले का समय अभ्यर्थियों के भविष्य की दिशा तय करने वाला है। तीसरा, सबसे बेहतर और एकमात्र रास्ता यही है कि 8,270 वाले अभ्यर्थी और बाहर छूटे सक्रिय याची एक संयुक्त सर्वमान्य प्रस्ताव बनाकर नोडल काउंसिल को भेजें ताकि अनुच्छेद 142 के तहत सभी का समायोजन हो सके और 6 साल का यह दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो सके। दोस्तों, इन 30 चरणों के विस्तृत विश्लेषण से एक बात पूरी तरह साफ है कि यह समय आपस में लड़ने का नहीं है। 8,270 की लिस्ट में आए अभ्यर्थी यह ना सोचें कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं और बाहर छूटे याची निराश ना हों। आपके पास 31 जुलाई 2026 तक का समय है। सभी अभ्यर्थी और उनके लीगल टीमों को चाहिए कि एडवोकेट मनदीप कालरा को एक संयुक्त और व्यवहारिक प्रस्ताव भेजें जिसमें 8,270 के साथ साथ संघर्षरत सक्रिय याचियों के समायोजन की मांग रखी जाए। अगर आप सभी एकजुट होकर 4 अगस्त 2026 को कोर्ट के सामने एक ही सुर में अपना पक्ष रखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का बटन दबाकर इस 6 साल पुराने विवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। अगर आपको यह 30 चरणीय विस्तृत विश्लेषण समझ में आया हो तो इसे 69,000 भर्ती के हर साथी और ग्रुप में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे की हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।